हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं प्रदीप शैन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार हिंदी प्रदीप शैन में। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था आप सभी को, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। तो आप लोग पैट 2025 के लिए पूरी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। और इसमें पैट के आवेदन की इस बार की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव हैं, उनको थोड़ा सा आप इस वीडियो के माध्यम से देख लें और तब ही आवेदन करें। तो जो आपका पैट है, आने वाली परीक्षा है, उसमें आपसे कोई गलती ना हो, ये ध्यान में रखते हुए ये मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने मैं रखने वाला हूं। जो बच्चे अभी तक आवेदन नहीं किए हैं या जो करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण जानकारी। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आयोग की वेबसाइट है उसी पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। पूरा सिलेबस है, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी विज्ञापन संख्या की, तो विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल रहा है 16 परीक्षा 2026। ठीक है। अहर्ता, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम पैट नाम से जानते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कितनी है बेटा? 1 अगस्त रही है। 1 अगस्त को ये विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था। और पंजीकरण यानी आप रजिस्ट्रेशन के लिए 3 तारीख से यानी 3 अगस्त से ये इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। ठीक है। और आगे अगर हम इसमें बात करें कि ये 1/9 इसकी अंतिम तिथि जो है, अगर हम आवेदन करेंगे तो आप 3 तारीख से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। इसके बाद इसमें 1 तारीख को 1/9 को इसमें आवेदन आपको लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 तारीख को इसका आवेदन लास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आगे और देखेंगे अभी इसमें। तो आवेदन जो प्रारंभ है वो है आपके 3 तारीख से यानी 3 अगस्त से, और अंतिम तिथि है इसकी 1 सितंबर यानी 1/9/2026 पे। शुल्क समायोजन का जो आवेदन में संशोधन की तिथि है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसको आप 8/9/2026, ठीक है, ये आपकी शुल्क संशोधन की तिथि है। तो ये आपको तिथियों पे विशेष ध्यान रखना है। इन तिथियों से पहले आप अपना जो भी है पूरी व्यवस्था इसमें बना लीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं इसमें संशोधन आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया का एक नया रूप इसमें इस बार देखने को मिल रहा है, वो है आपका OTR। OTR क्या होता है? इसको हम कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये व्यवस्था इस एग्जाम के लिए इस बार फर्स्ट टाइम ये है कि ये लागू हो गई है। OTR का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आवेदन करने से पहले, पैट का फॉर्म भरने से पहले आपको OTR करना पड़ेगा। और ये आयोग की वेबसाइट जो है उसी पे जाना है, वहाँ से आपको OTR रजिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप OTR भरेंगे। OTR में आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको अपनी शैक्षणिक भरनी है, बड़े ध्यान से भरना है। और इसमें विशेष बात क्या है? सबसे विशेष बात है आपका मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर को बिल्कुल ध्यान से भरें, क्योंकि इस मोबाइल नंबर में कोई भी संशोधन आगे नहीं होगा। और इसके बाद आपको तिथि यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, इसको भी ध्यान से भरना है। इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये विशेष रूप से इन दोनों को आप सही से बिना त्रुटि के भरेंगे। ये विशेष बात मैं बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रख के आवेदन करना है, क्योंकि इसमें भविष्य में भी इसमें आपका संशोधन नहीं होगा। ठीक है। तो आपको और बाकी का संशोधन हो सकता है, इसमें से नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है।
तो ये बात स्पष्ट है कि आपको OTR पहले करना है। OTR में आपको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें ये अपरिवर्तनीय है, ये चेंजेबल नहीं है। संशोधन में भी ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो पहले OTR भरेंगे, जब OTR का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके पश्चात ही आप पैट का जो फॉर्म है, आवेदन है, वो वेबसाइट से कर सकते हैं। इसमें सुविधा क्या है इसके विषय में आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं। OTR व्यवस्था इसलिए होती है कि OTR करने से जो आपकी डिटेल होती है वो एक बार में सबमिट हो जाती है। अब आप जब पैट का फॉर्म भरेंगे तो आपको वो डिटेल पुनः नहीं भरनी है, और ये जो साइट होती है उस पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो जब OTR करें तो आपको फ़ोटो अपनी और सिग्नेचर, यानी आपके सिग्नेचर हैं और फोटो हैं, ये आपको रखने होंगे। फोटो आपकी उसमें JPEG फॉर्म में होनी चाहिए, वो सारा डिटेल में दिया है। और उसमें नीचे लिखा, जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पे सारा लिखा होगा कितने आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और कितने साइज़ के आपके सिग्नेचर, और ये दोनों JPG और JPEG फॉर्मेट में आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो OTR में आपकी डिटेल पूरी भर दी जाएगी। उसके बाद आप, अगर आपने इससे पहले का जो पैड दिया है वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो OTR में आप उसको भी चूज करेंगे तो आपको वो डिटेल भी नहीं भरनी पड़ेगी, वो आपकी डिटेल वो पूरा वहाँ से उठा लेगा, ठीक है। वेबसाइट पूरी आपकी डिटेल पिछले वाले 2025 वाले पैड की पूरी डिटेल इसमें अगर वो ठीक है तो उठा लेगा। अगर नए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये सारी व्यवस्था आपको करनी भी, लेकिन फ़ोटो आपको तब भी आपको नई अपलोड करनी पड़ेगी और सिग्नेचर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो OTR व्यवस्था के तहत ये पहली व्यवस्था फर्स्ट टाइम है, ध्यान रखना। उसके बाद आप आवेदन करेंगे, जैसा कि लिखा है आप देख रहे हैं कि आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व आपको यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा OTR में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है, यानी उसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी OTR में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक परीक्षा जो अर्हता परीक्षा वाला आवेदन है, यानी पैट का आवेदन जो आप करेंगे उससे पहले ही संशोधन करने का अधिकार है। उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। और मूल रूप से आपको डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन, आपका मोबाइल नंबर, ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आइए अगला इसमें क्या है देखिए। तो OTR के बाद आपको फॉर्म वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ से ये व्यवस्थाएं आपको करनी है, ठीक है। तो लिखा है पैट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से OTR आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे, यानी नाम अपरिवर्तनीय रहेगा, जन्म तिथि आप चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर नहीं कर सकते, तीनों ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवीन रूप से OTR पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेगा, यानी जो 2025 के हिसाब से करेगा उसमें तो ये 3 अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर परिवर्तन नहीं होगा। और जो आपका नया कैंडिडेट होगा, जो बच्चा पहली बार कर रहा है, उसको मोबाइल नंबर, क्योंकि उसकी पीछे तो कोई डिटेल होगी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है वो उसका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और 2025 वाले में आपको इन चीज़ों में 3 चीज़ों में परिवर्तन नहीं करना होगा, यानी होगा ही नहीं, सीधी सी बात ही है। आइए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत आप OTR एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट जिसको हम कहते हैं आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधित नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन का प्रमाणीकरण किया जाएगा, यानी जो आवेदन किया है उसका प्रमाणीकरण भी होगा बाद में, जब उनको आवश्यकता होगी। आपका ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद उनको आपको, ठीक है, ये प्रमाण भी इनके देने पड़ेंगे जो आप उसमें डॉक्यूमेंट आप लगाए, ठीक है। चलो ये आगे देखेंगे इसमें क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है बेटा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है इसकी अर्हता परीक्षा, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा एक नज़र डाल लें, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है,
दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन होगा। यानी 2 स्तरीय का मतलब है आपको पैट देना है, उसके बाद जो भी आयोग वैकेंसी निकालेगा उसमें भी आपको पार्टिसिपेट, यानी वो मुख्य परीक्षा के रूप में आपकी मानी जाएगी। तो प्रारंभिक वाली ये हो गई पैट वाली, और उसी के हिसाब से आपका जो स्कोर बनेगा जब वैकेंसी आएगी तो आपको पैट अनिवार्य रूप से उसमें मांगा जाएगा। जो चलिए, बिना पैट के कोई भी भर्ती नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें संशोधन तो मैंने बता दिया। अब आपको एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी के तौर पर अगर हम देखें बच्चों, तो एलिजिबिलिटी आप 10th पास हो, हाई स्कूल पास या इसके समकक्ष अगर आपकी योग्यता है तो आप पैट के लिए एलिजिबल होंगे। यानी आप 10th पास होने चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा होगी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे छोटा जो क्राइटेरिया है वो आपका है पैट वाला, यानी हाई स्कूल वाला। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे 10th पास जो है व्यक्ति वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसमें आइए, तो ये आवेदन तिथि का विषय दिया है, बाकी का आयोग की परिधि में आने वाले पद क्या है। इसमें देखिए पदों की हम बात करते हैं, तो जो आयोग की परिधि में जो पद हैं, जैसे कि पदों की अगर हम बात करें तो इसमें क्या उल्लेख है, इस अधिनियम के समूह समूह खा समूह गा के पद इसमें आपको मिलेंगे, या ध्यान रखना। चलिए, तो इसको ये जानकारी आपकी होगी। दूसरा क्या है ये, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो ये ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझें। कृपया ध्यान वाली बातें क्या है यहाँ पे, कि अंतिम तिथि के उपरांत कोई शुल्क आवेदन आपका मान्य नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है, उससे पहले आवेदन करें। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क की क्या स्थिति है ये भी समझ लेते हैं। आवेदन शुल्क आपका जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें 160 रुपए का खर्चा है, और शुल्क आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग का 25 का है, यानी टोटल आपको जमा करने पड़ेंगे 185। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए भी वही क्राइटेरिया रखा गया है, यानी सामान्य और ओबीसी वर्ग बराबर रूप से इसको फीस उनकी कटेगी। और अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए 95 रुपये का शुल्क कटेगा, और एसटी वर्ग के लिए बच्चों 95 रुपये, यानी एससी और एसटी के लिए दोनों के लिए समान 95 रुपये। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए मात्र 25 रुपये फीस के रूप में आपसे लिए जाएंगे। तो जो भी दिव्यांग भाई बहन है वो 25 रुपये का शुल्क जमा करेंगे, एससी एसटी के भाई बहन बच्चे हैं वो आप 95 रुपये, और जो हमारे सामान्य और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 185 रुपये फीस के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं अन्य विकल्पों की। तो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये आप आयोग जब आप करेंगे तो वहाँ से प्रिंट आउट ले लेंगे, और यहाँ पर ये अभ्यर्थियों को विषय में इन्होंने पूरी जानकारी दी है, और उसमें एक क्राइटेरिया एज का दे दिया है। तो बच्चों एज का क्राइटेरिया क्या है, 18 से 40 वर्ष की उम्र के कैंडिडेट इसमें जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं सामान्य वर्ग के। और अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप 40 में जो भी आपका जो स्टेट गवर्नमेंट आपको छूट देती है, जो मेंशन है वो आपको मिलने वाली है। जैसे ओबीसी वर्ग एससी वर्ग के लिए 3 वर्ष या 5 वर्ष जो भी दिया गया है वो आपको छूट मिलेगी। यानी अगर एससी एसटी वर्ग का व्यक्ति है तो 5 साल जो भी आवेदन में जो भी क्राइटेरिया है उनका वो भली भांति आप लोग जानते हैं, तो उसके आयोग के हिसाब से आप लोग अपना भर सकते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए ये व्यवस्था 40 वर्ष है, 18 से 40, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, इसमें क्या है यहाँ पे समझते हैं। शैक्षिक अर्हता के बारे में मैंने जानकारी दे ही दी है कि कम से कम आपकी शैक्षिक अर्हता जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए बच्चों, हाई स्कूल या उसके समकक्ष होनी चाहिए, ये मैंने बता दिया आपको, तो ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। चलिए सेवा सीमा इसमें देखो पदों के संगत अधियाचन एवं सेवा नियमावली में आहारता संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो जो भी विज्ञापन आएंगे भर्तियों के उसमें पैट रूप से आप सब इसमें पैट आपका आपके अंक और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको देखना पड़ेगा। चलो आगे आयु सीमा के बारे में मैंने बता दिया है। ये आपकी आयु सीमा 1 जुलाई 2026 से गणना होगी। 18 वर्ष आपके कंप्लीट हो गए हों 1 जुलाई 2026 में, तो अब आप आयु इसके पात्र होंगे, और 40 वर्ष की आयु आपकी
पूर्ण न की हो, 40 वर्ष से अधिक की ना हो, सामान्य वर्ग के व्यक्ति, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और आरक्षित वर्ग के जो भी उनको छूट मिलती है उस हिसाब से उनको आवेदन करना है। ठीक है। चल, स्कोर की वैधता की बात कर लें तो बेटा स्कोर की वैधता की क्या बात है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ भी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो स्कोर की वैधता के बारे में जानकारी क्या है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3rd के शासन के संख्या इतना दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक आयोग के द्वारा परिणाम निर्गत किए जाने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। यानी जो आप पैट देंगे तो जो आवेदन आपका है वो आपका जो आपका स्कोर कार्ड है वो 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, ये ध्यान रखना है। यानी अब आप 26 में देंगे तो आपका 3 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगा। ठीक है, यानी 26-29 तक। ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश में क्या है, तो ये आपका जो भी वर्ग है उसी श्रेणी में आप अंकित करें। अभ्यर्थी के अर्ह या अनर्ह होने के संबंध में आयोग निर्णय अंतिम होगा। यानी आपने अगर गलत जानकारी भरी है तो आपका आवेदन भी कैंसिल हो सकता है। ये सब आयोग पर निर्भर करेगा। ठीक है। चलो, ये सारी जानकारी है, ये कोई विशेष जानकारी नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ये आगे और देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक जानकारी और मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि जो भी आपका पैट का स्कोर होगा वो आपके पूर्व में पैट के स्कोर और ये वाले पैट स्कोर 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। और उसके बाद आप अगर अच्छा स्कोर आप जिस एग्ज़ाम में करेंगे तो वही आपका इसमें आवेदन के लिए मान्य होगा। यानी जैसे आपका मान लो 2025 में मान लीजिए आपने आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो 70 है और आपने अभी 2026 में आपका मान लीजिए 80 आ गया है, तो आपको आवेदन करने की छूट में आपका 80 वाला आपका मान्य होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके तहत आपको कार्य करना है, मेहनत करिएगा। और बाकी का जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर इसमें कोई संशोधन हो, इसमें कोई आपके विचार हों तो वो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसमें और प्रयास करूँगा कि और अच्छा आपको कंटेंट दे सकूँ। और इस बायो की मैं हिंदी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन भी करता रहूँगा, क्योंकि ये मैं सारी वीडियो जो है टॉपिक बाय टॉपिक भी मैं आपको प्रैक्टिस इसी चैनल पे कराऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।